इस वीडियो में हम देखेंगे एरर स्पॉटिंग और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स मैंने लिए हुए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, छोटे छोटे से क्या माइन्यूट मिस्टेक्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो पार्ट है इंग्लिश के लिए है एरर स्पॉटिंग। आपको पता होगा कि IBPS PO का जो प्री होगा उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है, जैसा कि पिछली बार हुआ था कि 10 क्वेश्चन आए थे एरर स्पॉटिंग से। तो इस बार भी उम्मीद ऐसे ही लगाई जा रही है कि प्री में आपके 10 एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आएँ, 10 नहीं तो 5 तो आपके आने ही हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं। पहले के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आपके SBI PO में पूछे गए थे और जो बाकी के 5 क्वेश्चंस हैं वो आपके IBPS PO के क्वेश्चंस हैं जो कि पहले के ईयर में पूछे गए थे। तो ध्यान से देखेंगे इनको। यहाँ पे जो स्पॉटिंग का काम है, एरर को ढूंढने का काम है, थोड़ा सा माइन्यूट हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे एरर क्या है और कैसे उसको सुधारना है। सिर्फ ये नहीं कि किस पार्ट में एरर है, उसको सही भी कैसे करना है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके का पैटर्न था जो IBPS PO का पिछला जो प्री हुआ था उसमें इस तरीके के पैटर्न के सवाल थे। मतलब जैसे हम सेंटेंस में लिखा हुआ देखते थे तो उसमें इसको ब्रेक करके ऐसे दिया हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है वही आपको टिक करना था, एज ऑप्शन चूज़ करना था। अगर कोई भी गलती नहीं है तो नो एरर को आपको टिक करना था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देयर कैन नॉट बी सिचुएशन वेयर समबडी मेक्स मनी in an asset located in India and does not pay tax either to India or to the country of his origin। मतलब कि यहाँ पे किसी भी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ जो एसेट इंडिया में लोकेटेड है अगर उससे वो पैसा बनाता है वो तो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो इंडिया में भी टैक्स ना भरे और जिस कंट्री से ओरिजिन है वहाँ से भी वो टैक्स ना भरे। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं उत्पन्न हो सकती। तो इसमें एरर क्या है? तो अगर एरर की बात करिए तो यहाँ पे देखिए, एक तो एनी आया हुआ है तो आप एनी को सही कह सकते हैं। एनी और सम में एरर क्या होती है कि एनी हमेशा निगेटिव सेंटेंस के साथ आता है और ये कैन नॉट के साथ आया है तो ये आपका सही है। वेयर समबडी मेक्स मनी इन एन एसेट, तो यहाँ पे अगर आप देखिए समबडी मेक्स मनी इन एन एसेट, तो एसेट में मतलब किसी भी संपत्ति में आप कोई भी पैसा वहाँ पे आप कमाते नहीं बल्कि किसी संपत्ति से आप पैसा कमाते हैं, किसी संपत्ति पर आप पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे इन की जगह पे क्या होना चाहिए? ऑन। ठीक है, बस ये छोटी सी देखिए, बहुत छोटी सी माइन्यूट सी मिस्टेक है। अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ नहीं है, आप कहेंगे नो एरर है, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा पूरा सेंटेंस कि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं वेयर समबडी मेक्स मनी ऑन एन एसेट, कि जो एसेट इंडिया में लोकेटेड है उस पे अगर वो पैसा कमाता है, मतलब इंडियन लैंड पे अगर वो पैसा कमा रहा है तो ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि वो यहाँ भी टैक्स ना भरे और जिस कंट्री के ओरिजिन है वहाँ भी वो टैक्स ना भरे। तो इनकी जगह पे क्या होना चाहिए? ऑन। ऑन लगा देंगे तो आपका सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ एरर किस पार्ट में थी तो दूसरे पार्ट में थी। पूरा पढ़ के आपको समझना यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर आप एरर स्पॉटिंग के रोज़ मैं कहूँगा कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए, तो मेरे ख्याल से जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप इस लायक हो जाएंगे कि आप आसानी से एरर वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इंडिया हैज़ एंटर्ड अ डाउनवर्ड स्पाइरल where the organized, productive and law-abiding sectors are subject to savage amount of multiple taxes। मतलब यहाँ पे इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पे जो सही तरीके से काम कर रहे हैं प्रोडक्टिव जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा टैक्स का भार पड़ रहा है। एक तरीके का ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके की कंडीशन उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पे एरर की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, इंडिया हैज़ इंटर्ड। हैज़ यहाँ पे सही है इंडिया के साथ, इंटर्ड भी आया हुआ है, ये हैज़ के साथ पास्ट पार्टिसिपल वाली वर्ब आएगी इसकी थर्ड फॉर्म। अ डाउनवर्ड स्पाइरल वेयर द ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स। अब आपको यहाँ पे गलती देखने को मिलेगी। ये क्या होता है? लॉ अबाइडिंग होता है, लॉ अबाइड नहीं होता है, लॉ अबाइडिंग होता है। ठीक है,
तो ये लॉ अबाइडिंग एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, लॉ अबाइडिंग एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कानून का पालन करने वाले या फिर कानून से बंधे हुए, ठीक है, मतलब जिनको कानून के दायरे में रहना आता है उसके लिए हम बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, अगर बात करें कहेंगे रमेश इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, रमेश कैसा है, कानूनों का पालन करने वाला नागरिक है। तो लॉ अबाइडिंग होता है, कभी भी अबाइड नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक गलती आपको देखने को मिलती है तीसरे वाले पार्ट में, क्या, लॉ अबाइडिंग। सेक्टर्स आर, यहाँ पे एक गलती और भी है, क्या, सब्जेक्ट टू नहीं होगा, ये क्या होगा, सब्जेक्टेड टू। ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये सब्जेक्टेड टू होगा, ठीक है, और एक होता है सब्जेक्ट्स टू या सब्जेक्ट टू। तो उसमें इन दोनों में अंतर क्या है, बस इतना थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है। कई जगह पे आप अंतर नहीं भी करेंगे तो आपका चल जाता है। ये अगर सब्जेक्टेड टू कहीं पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि वो ये बताने का प्रयास करता है जिसके ऊपर फोकस्ड है वो काम हो चुका है, ठीक है। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी होती है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि अगर आपसे कहते हैं कि आपके पास अब केवल 1 ही साल है, अगर आप नौकरी नहीं प्राप्त कर पाएंगे इस 1 साल में तो आप क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे मतलब पॉसिबिलिटी है, तो आप सब्जेक्ट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हो गए बेरोजगार, ऑलरेडी काम हो गया, तो वहाँ पे सब्जेक्टेड टू का इस्तेमाल करेंगे तो आपका एकदम सही होगा। तो तीसरे वाले पार्ट में यहाँ पे गलती थी, और क्या गलती थी ये भी मैंने आपको बताया, दोनों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लिखा हुआ द बैंक में हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी बट इट्स स्टेटेड एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन अचीव्ड, और ये क्या है, नो एरर। बैंक के बारे में बात कर रहे हैं कि बैंक ने यद्यपि कि बहुत ही ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और टाइट पॉलिसी यहाँ पे फॉलो की है, लेकिन उसका जो इन्फ्लेशन को ख़त्म करने का जो एम था वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। तो एक तरीके से पॉलिसी और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप बताने की बात कर रहे हैं। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कहते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बैंक में, और यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है। तो पहले वाले पार्ट में गलती हो जाएगी और हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे आपके सामने क्या दिखता है, ये जो में है ये आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। तो कभी भी इसके साथ जब भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं, हम मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करेंगे, कैन, मे, माइट, तो उसके साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, कभी भी मे के साथ हम हैज़ का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा इंग्लिश का रूल है, जनरल एक रूल आपका इंग्लिश का कहता है कि अगर यहाँ पे माइट भी होगा तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये आपका एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और इंग्लिश में जो रूल होते हैं उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों, ठीक है, मतलब साइंस नहीं है कि उसके लिए आपको प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ रूल्स हैं उनको आपको मान करके ही चलना होता है। तो यहाँ तो गलती है नहीं, अगर आप सोच रहे थे कि यहाँ गलती है तो यहाँ गलती नहीं है। फिर अगर जिन लोगों को ये पता है कि यहाँ पे गलती नहीं है, वो अगर आएंगे यहाँ पे बता रहे हैं कि एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी बट इट्स स्टेटेड एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन अचीव्ड, तो यहाँ पे बात करें अगर, तो यहाँ पे जो हैव आया है, कहते हैं अगर यहाँ पे हैव आया तो इस हैव के ऊपर इनका ध्यान नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि हैव है सोचते हैं अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, बल्कि यहाँ पे क्या है, गलती है। ये जो हैव है ये आपका कोई मॉडल ऑक्सिलरी के साथ लगने वाला नहीं है, बल्कि ये आपका टेंस के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो हैव नॉट बीन अचीव्ड की तरह ये आपका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैंक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और वैसे भी स्टेटेड एम की बात कर रहे हैं कि जिस एम को अचीव करना चाहते हैं। एम्स अगर होता है यहाँ पे तो ये हैव रहता तो सही रहता, लेकिन यहाँ पे केवल एम है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए, तो आपका सेंटेंस सही होगा। तो गलती है कहाँ पे, फोर्थ वाले में है, कहाँ पे, हैव की जगह पे हैज़ होना चाहिए। और यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न थी ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों यहाँ पे हैव आ रहा है और यहाँ पे हैव की जगह क्यों हैज़ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल कीप मैनी प्रॉब्लम्स अवे।
अब यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें कि अगर उसमें आगे बढ़ने के समान और सबको बराबर के अवसर प्राप्त हैं तो उसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर ही रहती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ने के अवसर या आगे निकलने के अवसर में पक्षपात होता है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आती हैं। लेकिन अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हैं आगे बढ़ने की पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी, तो सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, कोई किसी की चापलूसी नहीं करता, ये सारी चीज़ें। खैर उससे हमको मतलब नहीं है, हम यहाँ पे सेंटेंस में चलते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ। और ये तो आपका क्या है, आइटम है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी की संपूर्णता के बारे में बात करनी होती है तो इस तरह का हम आइटम या फ्रेज लगाते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। विल कीप मैनी प्रॉब्लम्स अवे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो भी टेंस भी यूज हुआ है वो भी आपका एकदम सही है, और यहाँ पे इस तरीके का कोई भी कंजंक्शन या फिर यहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रक्चर है, नाउन है, प्रोनाउन है, कोई भी यहाँ पे गलती आपको देखने को नहीं मिलती है। सब कुछ एकदम सही ही लग रहा है, कहीं भी आप सही नहीं कर सकते हैं गलत करके किसी चीज़ को। तो अगर इस वाले पार्ट में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती थी, अगर उनको पता नहीं होगा, ये आपका एकदम सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, पांचवा वाला, नो एरर वाला पार्ट इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। अ कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री इज़ येट टू बिकम अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम टू इंडियाज़ प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कि डेटा साइंस, कस्टमाइज डेटा साइंस डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये जो कस्टमाइज डेटा साइंस की डिग्री है, अभी इसका एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम के रूप में निकलना या फिर स्टैंडर्ड प्रोग्राम के रूप में शामिल किया जाना इंडिया के जो प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, ये काम होना अभी बाकी है। मतलब ये अभी हो नहीं पाया है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, गलती देखते हैं। अ कस्टमाइज डेटा साइंस डिग्री, इसमें तो कोई गलती हो नहीं सकती। इज़ येट टू बिकम, मतलब इसका अभी होना बाकी है या अभी ये बनने वाला है। इज़ येट टू बिकम, अभी ये बना नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम टू इंडियाज़ प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंडिया के प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, इंडिया के प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अगर आप किसी डिग्री या कोर्स की बात करते हैं तो किसी ना किसी स्कूल या कॉलेज या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में होता है, ना कि यूनिवर्सिटी के लिए होता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो टू का प्रयोग किया गया है, के लिए नहीं होगा, बल्कि इंस्टीट्यूट में, इंडिया के जो भी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, IITs हैं, IIMs हैं, वहाँ पर अगर बात कर रहे हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट की, तो उसमें अभी ये प्रोग्राम या ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये जोड़ा नहीं गया है, ना कि उनके लिए नहीं जोड़ा गया। तो ये टू नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पे क्या आएगा, इन आएगा। तो अगर आप सीधी सीधी हिंदी भी अगर समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं पे कोई गलती होगी, आसानी से आप दूर कर पाएंगे। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, मतलब इसमें गलती है। टू की जगह पे क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। These companies have been asked to furnish their financial details and information about its board members। मतलब कंपनीज़ के बारे में बात की जा रही है कि कंपनियों को कहा गया है कि वो अपनी फाइनेंशियल डिटेल को और जो भी उनके बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को फर्निश करें, मतलब प्रस्तुत करें। तो कौन से पार्ट में एरर हो सकती है, दीज कंपनीज़ है, दीज कंपनीज है, प्लूरल है, हैव का प्रयोग हुआ, ये तो एकदम सही है। हैव बिन आस्क्ड भी है, मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म ली गई है आस्क की, तो ये भी आपका सही है। ऐसे पार्ट बाय पार्ट आप चेक कर सकते हैं। टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट, इसमें तो कोई गलती है नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को गलती क्या देखने को मिलेगी, दूसरे वाले पार्ट में कहेंगे देयर में गलती है। क्यों, कंपनी का इस्तेमाल किया गया है और कंपनी कोई जीवित प्राणी तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, इट्स आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे है एंड अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स। अब यहाँ पे दूसरे वाले में या तो गलती होगी या तो चौथे वाले में गलती होगी, क्योंकि दोनों में दो अलग अलग तरह के प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हैं सेम कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनीज़ के लिए दो अलग अलग प्रोनाउन प्रस्तुत किए गए हैं, एक में देयर कहा गया और एक में इट्स कहा गया है। तो दोनों में कोई एक सही होगा, तो कौन सा सही होगा। तो एक बात आप ये समझ के रखिए कि अगर हम किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो जनरल सेंस में हम वहाँ पे उसके लिए हम देयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी कंपनी का गठन करते हैं, नहीं भी पता है तो समझ लीजिए कि अगर हम किसी कंपनी को बनाते हैं तो उसे एज अ लिविंग एंटिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस भी समझिए क्या है, कंपनी हैव बीन आस्क्ड, मतलब कंपनियों से पूछा गया है। कंपनी कोई एक पर्सन नहीं है जिससे कुछ पूछा जाएगा, कंपनी तो कलेक्शन होगा एम्प्लॉयज़ का, वहाँ पे काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, तो उन सब का एक कलेक्शन है। लेकिन
कंपनी को जब क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, उसे अस्तित्व में लाया जाता है, तो उसे भी एक लिविंग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। कई बार आपने भी सुना होगा कहते हुए कि इस कंपनी ने ऐसा काम किया, ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, वो कंपनी अच्छा काम कर रही है, इस कंपनी ने अपने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। तो कंपनी कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को निकाला, बल्कि उसे एक एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, लिविंग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आप अगर समझते हैं कि ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स है तो आप इट्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कंपनी को भी एक लिविंग थिंग्स की तरह लिया जाता है, तो हम यहाँ पे देयर का प्रयोग करेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इन्फॉर्मेशन अबाउट यहाँ पे क्या होना चाहिए? देयर मेंबर्स होना चाहिए। इट्स की जगह पे क्या होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बोर्ड मेंबर्स। तो आपका ये सही होता। तो इसमें भी कौन सा वाला पार्ट गलत है? चौथा वाला पार्ट गलत है। इट्स की जगह पे देयर का प्रयोग होगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छी चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। कह रहे हैं कि किसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अगले 2 साल में लॉन्च होगी, उसके लिए एडिशनल 100 या 100 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो कौन से पार्ट में गलत है? द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड, इसमें कोई गलती है नहीं, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 year, मतलब जो अगले आने वाले 2 सालों में लॉन्च होगी, रिक्वायर एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि स्कीम कितनी है? देखिए स्कीम कितनी है? द स्कीम, मतलब स्कीम कितनी है? एक स्कीम है। तो यहाँ पे जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे रिक्वायर की जगह पे क्या होगा? रिक्वायर्स होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है तो ये भी क्या लगेगा? सिंगुलर ही फॉलो करेगा। तो सिर्फ रिक्वायर अगर आप करेंगे तो ये प्लूरल के जैसा काम करेगा, स्कीम्स की बात करेगा। तो यहाँ पे बस छोटी सी, बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक है। अगर आप इसको नहीं देख पाते हैं, गलती से भी एग्ज़ाम में कुछ और टिक कर देते हैं या फिर छोड़ के आ जाते हैं, तो क्या होगा? आपकी गलती है। तो आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी छोटी सी छोटी चीज़ें कैसे ढूंढनी है आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, बस ये रिक्वायर की जगह पे क्या होगा? रिक्वायर्स होगा, क्योंकि स्कीम क्या है? सिंगुलर है, तो उसी को ये फॉलो करेगा। रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम विल नॉट बी अवॉर्डेड न्यू वंस। मतलब रोड डेवलपर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी अपना प्रोजेक्ट समय से नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, उनको नए जो प्रोजेक्ट होंगे वो अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। रोड डेवलपर्स अनेबल, इसमें कोई गलती आपको दिखती है? इसमें कोई गलती नहीं है। टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, अब देखिए रोड डेवलपर्स हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एकदम सही है। ऑन टाइम विल नॉट बी अवॉर्डेड न्यू वंस। अब देखिए यहाँ पे ऑन टाइम का प्रयोग जो किया गया है, इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अगर ऑन टाइम की बात की जाए तो ऑन टाइम कब लगता है? एकदम एग्जैक्ट समय के लिए। जैसे मैं कहूँ आपसे कि आपको 8 बजे तक काम ख़त्म कर देना है, ठीक है, 8 बजे तक आपको काम ख़त्म करना है और आप 8 बजे ही काम ख़त्म करते हैं, मतलब जैसे 8 बजा नहीं वैसे ही आपने काम ख़त्म किया, तो ये क्या होगा? ऑन टाइम, मतलब एग्जैक्ट समय पे, ठीक है। एक वर्ड आपका क्या होता है? इन टाइम। इन टाइम का मतलब क्या होता है? मैं कह दूं कि आपको 8 बजे तक काम को ख़त्म करना है, इसका मतलब आप 8 बजे तक करना है, मतलब 8 से पहले भी कर सकते हैं कि आप 7:55 तक आप काम अपना ख़त्म कर सकते हैं। तो कभी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी काम के बारे में बात की जाए, इस तरह के बड़े काम की, यहाँ पे जो डेडलाइन होती है वो जनरली 1 year 2 year 3 year ऐसे होती है या फिर मंथ में होती है। तो वो आपकी एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की तरह एग्जैक्ट टाइम पे नहीं ख़त्म हो सकती। या तो वो जो समय दिया गया था उसके बाद ख़त्म होगी, मतलब 3 महीने में काम ख़त्म होना था 4 महीने में ख़त्म होगा, या तो वो पहले ख़त्म हो जाएगी, 3 महीने का काम आपका 2.5 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? ऑन टाइम का अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो एग्जैक्ट समय को बताएगा। एग्जैक्टनेस आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिखा सकते हैं ऑन टाइम के लिए, तो आप क्या बताएंगे कि जो रोड डेवलपर्स अपना काम समय से पूरा नहीं कर पाएंगे, तो समय से पूरा मतलब जो गिवन समय है 3 महीने का, उससे पहले की बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑन टाइम की बजाय आप इन टाइम का प्रयोग करेंगे, तो ये जो शब्द होगा आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब कहने का जो सेंस है वो एकदम सही निकलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम पे ख़त्म होने का मतलब नहीं है, मतलब समय से पहले ख़त्म होने से है। जितना समय दिया गया है उसी के अंदर उनको काम ख़त्म कर लेना है, उससे और एक्स्ट्रा समय नहीं लेना है। ओके, तो इन टाइम का प्रयोग हम यहाँ पे इसलिए करेंगे। थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें गलती है, इसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वी हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज द न्यू स्टाफ।
किसी के बारे में बात कर रहे हैं कोई, कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ली है किस चीज़ की, कि जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है उसको अरेंज करेंगे और जो भी स्टाफ है उसको सुपरवाइज करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे। तो इसको पार्ट बाय पार्ट अगर हम देखें, वी हैव टेकन ऑन, तो इसमें कोई गलती है नहीं है, हैव आया, टेकन ऑन है, टेकन ऑन का मतलब जिम्मेदारी उठाना या बीड़ा उठाना किसी काम का। तो क्या किस चीज़ का बीड़ा होता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसमें कोई गड़बड़ी है नहीं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उसको अरेंज करने की, एंड सुपरवाइज द न्यू स्टाफ, कि जो नया स्टाफ है उसको सुपरवाइज करने की। तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में, आपको भी समझ में आ गया होगा, ये वाला जो पार्ट है ये गलत है, सुपरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, सुपरवाइजिंग हो जाएगा, ये सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ, तो आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो पैरेलल वे में काम करेगा। अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, जो आपका ये स्ट्रक्चर है उसी तरह ये वाला स्ट्रक्चर भी होगा, एंड के साथ जो जुड़ा हुआ है, एंड सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ, तो पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे पैरेलल नहीं फॉलो हो रहा था, यहाँ पे आईएनजी लग रहा था, लेकिन यहाँ पे सुपरवाइज ही था, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आईएनजी, तो फोर्थ वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत, इसमें गलती है, इसको आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, The government has signed a memorandum of understanding with the company to set up a plant in the state. गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हैज साइंड, कोई गलती है नहीं है, अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो पूरा शब्द सही है, विथ किसके साथ, द कंपनी टू सेटअप अ प्लांट इन द स्टेट। तो इसमें अगर आप देखें, हम लाइन बाय लाइन भी चलें, इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। द कंपनी टू सेटअप, मतलब किसी कंपनी के बारे में बात करें वो क्या सेटअप करेगी, तो इसमें भी कोई गलती नहीं दिख रही। अ प्लांट इन द स्टेट, कि एक प्लांट स्टेट में सेटअप करेगी, तो इसमें भी कोई गलती नहीं। सब के सब क्या है, सही है। तो कौन सा वाला पार्ट होगा, नो एरर वाला पार्ट होगा। ध्यान रखिए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा कठिन होता है नो एरर वाले पार्ट को ढूंढना, क्योंकि आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन के साथ यही लगता है कि कुछ ना कुछ गलती तो होगी ही, अगर गलती नहीं होगी तो ये क्वेश्चन दिया ही क्यों गया होगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हों, ये पहले वाले क्वेश्चन में ही नो एरर आ गई हो। तो ये जो थोड़ी बहुत आपके दिमाग में भ्रम पैदा होते रहते हैं एग्ज़ाम टाइम में, वो तभी दूर हो सकते हैं जब आप एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ओके, पार्ट बाय पार्ट आप देखिए, आपको एरर अगर नहीं मिली, कोई समझ नहीं है, तो आप नो एरर पे टिक करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है, हर टॉक वॉज जज्ड बाई मैनी एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉक्स गिवन इन द सेमिनार। किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी जो टॉक है वो बहुत सारे लोगों द्वारा जज की गई, मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा उसका जजमेंट हुआ, क्योंकि वो पूरी जितनी उस सेमिनार में टॉक दी जा रही थी उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उसकी टॉक थी। तो इसमें क्या गलती है, गलती बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है, बहुत ही ज़्यादा सटल है, डिफरेंट। यहाँ पे मैं कहूँ तो अच्छा रहेगा शब्द, कि यहाँ पे अगर देखिए क्या लिखा हुआ है, हर टॉक वॉज जज्ड बाई मैनी एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्स। तो यहाँ पे गलती क्या है, तीसरे पार्ट में क्या गलती है कि यहाँ पे जो टॉक्स है इसको रिपीट किया गया है। ओके, एक बार इसकी बात हो गई, क्या टॉक के बारे में बात हो रही है कि उसकी जो टॉक है उसको जज किया गया है, फिर से आप एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्स ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे अलाउड नहीं हो सकता है, बल्कि यहाँ पे जब आपका वन आया है तो इसी का प्लूरल आएगा, तो आपका सेंटेंस सही होगा। जज्ड बाई मैनी एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, मतलब ये क्या है कि बहुत सारी जो टॉक है उनमें से एक इम्पॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे एक बार जब टॉक के बारे में बात कर दी गई तो उसको फिर आपको रिपीट नहीं करना है, हर एक सेंटेंस में या हर एक पार्ट में ला करके आप उसको जो भी उससे रिलेटेड प्रोनाउन वगैरह है उसके द्वारा आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट सी गलती है, ये मुझे अच्छा लगा था, मैंने आपके सामने इसीलिए रखा ताकि आप भी इस तरह की गलतियों से परिचित हो सकें। तो ये थे 10 क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से क्वेश्चन लिए थे मैंने। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके एक बार बताइएगा। तो इस तरह के मैं और वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि हर एक दिन या हर दूसरे दिन आपके सामने इस तरह के 10-10 वीडियो दूँ, जिससे एग्ज़ाम तक आपके सामने लगभग 100 से 150, 200 जितने भी सेंटेंस है वो आ सकें और इतनी तरह की गलतियाँ आपके सामने आ सकें। एग्ज़ाम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह पाएगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको मैं और कंटिन्यू करूँगा,
और आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाऊंगा और ज़्यादा पार्ट बनाऊंगा एरर डिटेक्शन के। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, थोड़ा सा समय लगेगा लाइक के बटन दबाने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लाइक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, खासतौर पर उनके साथ जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप भी अगर इंग्लिश में वीक हैं तो औरों की भी परवाह करिए, शेयर करिए वीडियो उनके साथ ताकि और लोग भी देख सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगे, प्रिपरेशन आपकी अच्छी होती रहेगी। अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो आप एसएससी वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको एसएससी के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।